Hi everyone, welcome back to another interesting and powerful video, and today in this video we'll discuss about pre-formulation studies. So फटाफट चलते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज नोन एज pre-formulation studies. Formulation studies. Okay now. So pre-formulation studies बेसिकली क्या होता है? स्टडीज का मतलब पता है ना, किसी भी चीज का अध्ययन करना. स्टडीज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अध्ययन करना. नाउ व्हाट द टर्म इंडिकेट प्री फॉर्मुलेशन. सो प्री फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या होता है? हम जब कोई भी आपके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, क्योंकि मेडिसिन कहाँ पर बनता है? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में. नाउ वहां पर हम जो भी चीज बनाते हैं, जनरली क्या बनाते हैं? हम मेडिसिन बनाते हैं. ठीक है, मेडिसिन बनाते हैं. तो मेडिसिन बनने से पहले जनरली वो क्या होता है? ड्रग फॉर्म में होता है. तो ड्रग को जब एक मेडिसिन बनाया जाता है, तो ड्रग जब मेडिसिन बन जाता है उसको हम कहते हैं डोसेज फॉर्म. तो इस डोसेज फॉर्म में दो कहानी होता है. एक होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक होता है एक्सिपिएंट. करेक्ट. नाउ प्री फॉर्मुलेशन करने का मतलब है जब हम कोई ड्रग को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मतलब ड्रग को बना रहे हैं, उसके पहले की स्थिति क्या होता है, उसके पहले से हम क्या क्या स्टडीज करते हैं. यहां पर ये वर्ड अगर ध्यान दोगे, ये वर्ड आपको सब कुछ बता देगा कि प्री फॉर्मुलेशन में आप क्या करते हो? स्टडीज करते हो. हर चीज को बारीकी से आप देखते हो. ठीक है, किसको बारीक से देखते हो? फॉर्मुलेशन को देखते हो. किसको देखते हो? फॉर्मुलेशन को देखते हो. एंड वो कौन सा फॉर्मुलेशन होगा? प्री फॉर्मुलेशन या पोस्ट फॉर्मुलेशन? सो वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट दैट वन इज प्री. तो फॉर्मुलेशन से पहले हमें स्टडी करना है. फॉर्मुलेशन के बाद भी स्टडी होता है, डिफरेंट पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है. वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है. लेकिन हम जनरली क्या करते हैं? प्री फॉर्मुलेशन की अभी हम बात कर रहे हैं. मतलब फॉर्मुलेशन हमें करना है एंड उस फॉर्मुलेशन करने से पहले हमें कुछ बात का ध्यान रखना है. एंड वो कुछ बात क्या है वो हम इस डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का डेफिनेशन क्या है. देखो, कोई भी चीज आप पढ़ो, उस चीज में अगर आपको महारत आना अगर अपने अंदर वो क्षमता लाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा. जब आप एक्स्ट्रा पावर दोगे तो आप एक्स्ट्रा रिजल्ट अचीव करोगे. करेक्ट. नाउ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का डेफिनेशन क्या हो गया? इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज खुद के ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरा डेफिनेशन फॉलो करो. आपको खुद के अंदाज में जो आप समझते हो ना, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं बुक में जो लिखा गया सिर्फ आप उसको रट्टा मार के पढ़ो. नहीं, बुक पढ़ो, बुक भी पढ़ो, लेक्चर का वीडियो भी अटेंड करो, डिफरेंट लेक्चर का वीडियो भी देखो, और आपको क्या समझ में आया उस हिसाब से आप अपने लैंग्वेज से उस चीज को ट्रांसलेट करो एंड आपने जो समझा उसी को लिखो. तो मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं, आप अपने तरीके से लिख सकते हो. नाउ इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम करते क्या है? हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन. इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी वी इन्वेस्टिगेट. ठीक होगा? वी इन्वेस्टिगेट. किस चीज को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं? वी इन्वेस्टिगेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल and chemical properties of a drug substance, जिसको आप कह सकते हो API. API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. सो मैंने क्या लिखा? इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज वी इन्वेस्टिगेट, मतलब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करते हैं. देखो, बहुत सारे आपने नेता मंत्री को देखा होगा, करप्टेड पुलिस ऑफिसर को देखा होगा. वो क्या करते हैं? सर मैं बहुत शुद्ध हूँ, सर मैं बहुत पवित्र हूँ, कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं लिया हूँ. तो फिर तेरे घर के आगे मर्सिडीज बेंज कार क्यों खड़ी है बताओ? तेरा तनख्वाह है पर मंथ 30,000,
लेकिन तेरा बैंक बैलेंस में 1 करोड़ टंका कहाँ से आया? ऊपर से तेरा स्त्री के पास इतना सोना गहना नेकलेस जो भी है वो कहाँ से लाया? डायमंड का रिंग कहाँ से मंगाया? तो ये होता है, जैसे आपने देखा होगा रियल लाइफ में जो भी चीज मतलब ईडी पीडी जब रेड मारती है ना, तो चेक किया जाता है कि भाई तुम्हारा तनख्वाह 1 लाख पर मंथ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ क्या कर रहा है? दिखाओ कहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते मतलब अपने संपत्ति को लगा रहे हो, या तो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो या क्रिप्टो में लगा रहे हो। तो इसी चीज का जैसे रियल लाइफ में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, उसी तरह से हम क्या करते हैं ड्रग के ऊपर भी हम क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्यों इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो आगे चल करके हम पढ़ेंगे। गोल ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना जान लो कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ये वर्ड को पूरा सबकॉन्शियस माइंड में उतार लो कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को हम क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड इसी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, मतलब एपीआई। हो गया काम खत्म। नाउ इतना तो पता हो गया। इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज वी इन्वेस्टिगेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, मतलब एपीआई का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ एक्सीपिएंट का भी हम क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भाई पहले हमने इन्वेस्टिगेशन करके पता कर लिया कि एपीआई का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है, लेकिन बाद में जब एपीआई के साथ एक्सीपिएंट हमने दे दिया तो उसमें भी हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। क्या पता एक्सीपिएंट देने के बाद, क्योंकि आपको आगे चल करके मैं समझाऊंगा कि एक्सीपिएंट के कारण भी आपका फॉर्मुलेशन आपका इनकम्पैटिबिलिटी इशू हो सकता है नहीं होगा, इनकम्पैटिबिलिटी आएगा ही आएगा एक्सीपिएंट के कारण। तो इसीलिए इसको ये चेक किया जाता है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया फिर एक बार स्टडी कर लेते हैं। इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज वी इन्वेस्टिगेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस, मतलब एपीआई एंड एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। अच्छा, ये हम क्यों करेंगे? इतना तो हमें पता हो गया कि हम एपीआई एंड इसका और इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन इसको हम क्यों करेंगे? टू चेक द पोटेंसी of a drug substance and with excipient API plus excipient to check its potency, to check the product to be developed, to check the product to be developed, जो हमने बनाया, जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसका हम चेक करेंगे। to check the product to be developed and his potency, हम क्या करेंगे उसका पोटेंसी को भी हम चेक करेंगे, ठीक है। उसका पोटेंसी को चेक करेंगे। एंड ये सब करने के बाद देखो हमने ऑलरेडी फॉर्मुलेट कर लिया, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज सारा कैरिड आउट हो गया, प्रोडक्ट अब बाहर निकल चुका है, उसके बाद उसका पोटेंसी भी हमने चेक कर लिया। लेकिन ये सब हम करते क्यों हैं? इसका जो फाइनल आउटपुट है एंड हिज पोटेंसी टू गेट ए स्टेबल, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, टू गेट ए स्टेबल, उसके बाद सेफ, उसके बाद मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी एंड ए कन्वीनियंट सेफ डोसेज फॉर्म एंड ए सुइटेबल, इसे लिख सकते हैं सुइटेबल डोसेज फॉर्म। पता होगा भाई, डिटेल में बता रहा हूं, इतना डिटेल में शायद कोई बताता नहीं होगा। तो इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हम क्या करते हैं, वी इन्वेस्टिगेट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। एपीआई का हम क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू चेक द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड, जो हमारे लिए जो प्रोडक्ट आएगा, फाइनल आउटपुट जो आएगा उसका पोटेंसी क्या होता है, उस पोटेंसी को हम चेक करेंगे।
एंड टू गेट ए स्टेबल, हमें एक स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, हमें सेफ चाहिए, निरापद चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही संपद है, तो हमें सेफ भी चाहिए एंड हमें मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी इसमें चाहिए एंड ऑल्सो हमें सुइटेबल डोसेज फॉर्म चाहिए, क्योंकि हमारे पास बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, सीवियर कॉन्शियस पेशेंट है, नॉर्मल कुछ थोड़ा बहुत डेविएशन डिसफंक्शन वाला पेशेंट है, तो हर एक के लिए हम क्या करेंगे, सुइटेबल डोसेज फॉर्म बनाएंगे। बूढ़े को जो दवाई दी जाती है, छोटे बच्चे को वही दवाई नहीं दी जा सकती है। नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन से जो व्यक्ति मतलब थोड़ा उसका डिसफंक्शन हुआ है उसके लिए एंड एक सीवियर कॉन्शियस पेशेंट के लिए या नॉर्मल कॉन्शियस पेशेंट के लिए सेम डोसेज फॉर्म नहीं होता है, उसका रूट ऑफ सब चीज हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, सुइटेबल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कैरिड आउट करना पड़ता है, ठीक है। नाउ इसको हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक तो स्कीमेटिक डायग्राम बनता है, एक उसका लेआउट बनना चाहिए, क्योंकि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में आप डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो इतना इन्वेस्टिगेशन करोगे तो इसका मतलब है आपके पास एक प्रॉपर नक्शा होना चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखो, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हमने क्या बताया था कि दो चीज को हम चेक करते हैं जनरली, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। यहां पर क्या हम लिखेंगे, स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस और ड्रग मॉलिक्यूल व्हाटएवर में। ओके, नाउ तो जनरली प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम इन्हीं दो का बारे में स्टडी करते हैं। नाउ क्या क्या स्टडी करते हैं, तो हम स्पेसिफिक अब जानने वाले हैं। तो पहले जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जो स्टडी करते हैं, वो पहला काम हम करते हैं पार्टिकल शेप एंड साइज, ठीक है। मतलब पार्टिकल का आकार क्या है, उसका आकृति क्या है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नाउ दूसरा होता है आपके पास डिसोल्यूशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर स्टडी करते हैं, सॉल्युबी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक बायो अवेलेबिलिटी, उसके बाद आप प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी, ठीक है, फॉर्मुलेशन की जो स्टेबिलिटी होगा, फॉर्मुलेशन के स्टेबिलिटी के ऊपर आप स्टडी करते हो, ठीक है। तो पार्टिकल शेप एंड साइज के ऊपर स्टडी करते हो, डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के ऊपर स्टडी करते हो, उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर स्टडी करते हो, बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर स्टडी करते हो, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी के ऊपर आप स्टडी करते हो, उसके बाद आप वेटिंग प्रॉपर्टी के ऊपर भी स्टडी करते हो, ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर आप स्टडी करते हो। उसके बाद आप करते हो डेंसिटी के ऊपर भी आप स्टडी करते हो, डेंसिटी। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस के ऊपर आप क्या क्या स्टडी करते हो, पार्टिकल शेप एंड साइज के ऊपर स्टडी करते हो, उसके बाद डिसोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के ऊपर आप स्टडी करते हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर स्टडी करते हो, बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर स्टडी करते हो, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी के ऊपर स्टडी करते हो, वेटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी करते हो एंड डेंसिटी के ऊपर स्टडी करते हो। अब देखो इस चीज को कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा ऑर्डर को ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया। देखो पार्टिकल शेप साइज ये तो पहले रहेगा, ये जो डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है, इसको क्या कर दो, डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी को ऐसे याद रख सकते हो एसडी कार्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस अगर लिखोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, इसलिए आप इसे एसडी कार्ड के तरह फिक्स कर सकते हो। नाउ डिसोल्यूशन डी आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी आएगा एंड यहाँ पर डेंसिटी डी आएगा, तो यहाँ पर हमारे लिए 3D बन गया,
3D। तो 3D करके आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो आएगा फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी एंड वेटिंग प्रॉपर्टीज जो होता है उसके, एंड एक होता है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। नाउ ये जो बायो अवेलेबिलिटी होता है, ये जो वेटिंग प्रॉपर्टी होता है, इसको एक साथ ले आओ, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, BMW। तो यहाँ पर M के नाम पर कुछ नहीं है, बायो अवेलेबिलिटी B आएगा, उसके बाद M आएगा, उसके बाद W आएगा। तो M तो हमारा कोई नहीं रहे, तो BMW हो जाएगा। आई थिंक हमने पूरा ये दे दिया। नाउ स्टडी ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग में आप जनरली क्या याद रखोगे, ठीक। तो इसको समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ट्रिक के साथ R, उसके बाद H, उसके बाद O। तो हमारे पास 3 ट्रिक बन करके आ गया। तो R से हम क्या करेंगे, रिडक्शन होगा। H से होगा क्या, हाइड्रोलाइसिस होगा। O से क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, रिडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, हाइड्रोलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे एंड ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका जो 4th नंबर पर आएगा वो RIP आएगा, ठीक है। RIP, I से कुछ नहीं आएगा लेकिन P आएगा, ठीक है। तो R से आएगा रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन एंड एक होगा P से पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों वर्ड में जेसन आ रहा है, ठीक है, ZATION, ठीक है। तो रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन कैसे याद रखोगे, RIP, ठीक है। रो रिप, करेक्ट। नाउ उसके बाद 6th नंबर पर क्या आएगा, स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग में हम और क्या स्टडी करते हैं, आपका कंपैटिबिलिटी, हाँ। एक होता है CD, ठीक है, CD। C से आएगा आपका कंपैटिबिलिटी आएगा, कंपैटिबिलिटी। तो D से आएगा आपका ड्रग एक्सिपिएंट, ठीक है, ड्रग एक्सिपिएंट, ठीक है। D से क्या आएगा, ड्रग एक्सिपिएंट, ठीक है। नाउ ड्रग एक्सिपिएंट ये हो जाएगा RHO, ठीक है, रो। उसके बाद RIP, तो I यहाँ पर लिख लो ताकि आपको याद आने में कठिन मतलब सुविधा रहे। एंड यहाँ पर आपका CD आएगा, ठीक है। तो रो रिप CD एंड ईद। अच्छा, ड्रग एक्सिपिएंट को कैसे याद रखोगे, मुस्लिम का एक शायद उनके बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, एक ईद पर्व होता है, तो EID। तो जो लोग मुस्लिम होते हैं उनके लिए ड्रग एक्सिपिएंट इजीली याद रहेगा, EID, ईद। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं ना। देखो हमें मोटा मोटी चीजों को याद रखना है, कैसे याद रखना है, ट्रिक के साथ कैसे मेमोराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में निमोनिक्स भी दे दिया हूँ, ड्रग एक्सिपिएंट को कैसे याद रखोगे। क्योंकि जब आप कहीं कुछ जगह पर ऐसे काम करोगे ना, वहां पर या एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके माइंड से सब चीज मतलब घूम जाएगा, ड्रग एक्सिपिएंट आपको याद नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर ईद लिखा है, इसको अगर ड्रग एक्सिपिएंट को ईद के नाम से अगर कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर देखो ई से एक्सिपिएंट आया जाएगा, डी से ड्रग आया जाएगा। तो आपने इसको अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा तो ड्रग एक्सिपिएंट बोल सकते हो। मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।